वेलकम बैक टू आरटी क्लासेस। आज हम पावर्स एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, इन 2 raised to the power n is known as what? ठीक है, तो ऑप्शन में अपन को गिवन है बेस, कांस्टेंट, एक्स या फिर वेरिएबल। फर्स्ट ऑप्शन है बेस, सेकंड है कांस्टेंट, थर्ड ऑप्शन है एक्स और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है वेरिएबल। तो हमें ये देखना है क्या कि 2 raised to the power n में n किसको स्टैंड करता है। ठीक है, तो बेस होगा, कांस्टेंट होगा, एक्स होगा या फिर वेरिएबल। तो मैं ये बता दूं कि छोटी क्लासेस में हम जब भी n को डिनोट करते हैं तो वो होती है पावर। ठीक है, क्या होती है? पावर। बट जैसे जैसे हम हायर स्टैंडर्ड्स में जाते हैं, जैसे 11th या 12th क्लास में, तब जाके जो n यानी यहां पे लिखी जो टर्म होती है यानी जो पावर होती है वो वेरिएबल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो हायर स्टैंडर्ड्स के लिए। हम अभी जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस बेसिकली लो स्टैंडर्ड के लिए हैं। तो हमारा यहाँ पे जो n होगा वो एक कांस्टेंट को डिनोट करेगा। किसको? कांस्टेंट को। क्योंकि हम देखते हैं कि 2 की पावर या तो 2 होगी या तो एक नेगेटिव नंबर हो सकती है, जैसे मैंने लिख दिया 1 -2, और ये भी हो सकता है कि 2 की पावर 1/2। तो सारे ये 2 -2 और -1/2 सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट। इसीलिए इन 2 raised to the power n is known as constant। तो हम किस पे टिक लगाएंगे? कांस्टेंट पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Three raised to the power -2 can be written as 3 raised to the power -2 can be written as, ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 3 raised to the power -2, सेकेंड ऑप्शन है 1/3 raised to the power 2, थर्ड ऑप्शन है 1/3 raised to the power -2 और फोर्थ ऑप्शन है -2/3। हमें ये देखना है कि 3 raised to the power -2 को हम क्या लिख सकते हैं। इन चार ऑप्शंस में से गिवन किस ऑप्शन पे हमारा आंसर होगा। तो 3 raised to the power -2 या फिर 1/3 raised to the power 2 या फिर 1/3 raised to the power -2 या फिर -2/3। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि अगर किसी नंबर की जो पावर है अगर वो नेगेटिव है, एनी नंबर रेज्ड टू द पावर नेगेटिव टर्म को हम कैसे लिखते हैं? 1/, में करके। किसमें? 1/, में करके। तो हमारा जो 3 raised to the power -2 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3 raised to the power -2 को हम लिख सकते हैं 1/3 raised to the power 2। यहां पे जो पावर नेगेटिव है उसे हम क्या कर देंगे? पॉजिटिव। और ये किस लॉ से होता है? क्योंकि x raised to the power एनी नंबर, यानी सपोज करते हैं x raised to the power -m का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x raised to the power m। इस फॉर्मूले को यूज करके हम डायरेक्टली इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 raised to the power -2 को हम लिख सकते हैं 1/3 raised to the power 2। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड वाला। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/4 raised to the power -2। ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है 16, सेकेंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 1/16 और फोर्थ ऑप्शन है 1/8। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आखिर 1/4 raised to the power -2 को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए हमने इसे लिखा 1/4 raised to the power -2। क्या हम इस नंबर को पॉजिटिव पावर में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम x raised to the power -m को 1/x raised to the power -m लिख सकते हैं, सॉरी +m लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरीके से अगर मुझे इसे लिखना हो, क्योंकि अगर ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल है तो डेफिनेटली ये वाली क्वांटिटी किसके इक्वल होगी? इस क्वांटिटी के इक्वल। यानी यहां पे जो साइन होगा वो साइन इसके क्या हो जाएगा? जस्ट रिवर्स। तो इसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो हम ये देखेंगे कि 4 raised to the power -2 यानी 1/4 raised to the power -2 को हम लिख सकते हैं 4 raised to the power 2, क्योंकि इसी फॉर्मूले का एक फॉर्म है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हमारा आंसर कितना आएगा? 4 raised to the power 2। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 4 raised to the power -2 का मतलब क्या होता है? 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 into 4, तो 4 into 4 कितना होगा? 16। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 16। ऑप्शन में अगर देखें तो कौन सा आंसर गिवन है? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है द वैल्यू ऑफ 3 raised to the power 5 divided by 3 raised to the power minus 6 is ऑप्शन में गिवन है 3 raised to the power 5, सेकेंड ऑप्शन है 3 raised to the power minus 6, थर्ड ऑप्शन है 3 raised to the power 11 और फोर्थ ऑप्शन है 3 raised to the power minus 11। हमें ये चेक करना है कि 3 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power minus 6 आखिर इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के इक्वल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है 3 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power minus 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हमारे फॉर्मूलेस पे आना पड़ेगा, जो कि होता है कि जब हमारे बेसिस सेम होते हैं और अगर वो डिवाइड में है, दोनों बेसिस सेम है और अगर वो डिवाइड में है तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। लेकिन अगर वही बेसिस अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो उन फॉर्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगर इस फॉर्मूले को देखें तो x raised to the power m into x raised to the power n is equal to x raised to the power m plus n। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और दोनों बेसिस सेम है तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। और इसी तरीके से x raised to the power m डिवाइडेड बाय x raised to the power n is equal to x raised to the power m minus n। अगर यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हमारे बेसिस क्या है सेम और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है डिवाइड। डिवाइड लगे होने की वजह से हम दोनों पावर्स को क्या करेंगे माइनस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसे लिखा क्योंकि इस फॉर्मूले का आंसर क्या होता है x raised to the power m minus n। दोनों पावर्स को हमें क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो हमारी पहली पावर क्या है 5 और ये हमारा है क्या मेन माइनस, क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से m माइनस n होना चाहिए। ठीक है, तो 5 माइनस नेक्स्ट पावर कितनी है -6। ठीक है, तो नेक्स्ट पावर है -6, तो 5 माइनस ऑफ -6। हम ये देखें कि इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या लगा हुआ है ब्रैकेट। इसका मतलब ये है कि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 raised to the power plus 3 raised to the power 5 plus 6। अब 5 plus 6 कितना होता है 11। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 3 raised to the power 11। हम आंसर ऑप्शंस में से देखें तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही 3 raised to the power 11। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 upon 5 minus 2 raised to the power minus 2 is what? ऑप्शन में गिवन है फर्स्ट 4 upon 5, सेकेंड ऑप्शन है 4 upon 25, थर्ड ऑप्शन है 25 upon 4 और फोर्थ ऑप्शन है 5 upon 2। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 2 upon 5 होल रेज टू द पावर माइनस 2 आखिर किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 upon 5 ब्रैकेट होल रेज टू द पावर माइनस 2 हमारा किसके इक्वल होगा। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर नेगेटिव पावर में लिखा गया है, सपोज करिए x रेज टू द पावर m, तो हम लिख सकते हैं 1 upon x रेज टू द पावर m। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस फॉर्मूले को हम यूज करें तो हम इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 1 अपॉन, क्योंकि ये होल पावर नेगेटिव है इसलिए हम इसे पूरे के 1 के अपॉन में लिख देंगे। तो 2 upon 5 होल रेज टू द पावर प्लस 2। क्यों? क्योंकि x रेज टू द पावर माइनस m का मतलब क्या होता है 1 अपॉन x रेज टू द पावर m। यहाँ पे जो पावर नेगेटिव होती है वो पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव। उसी का यूज करके ये पूरी टर्म 1 अपॉन में आ जाएगी और इसकी पावर जो -2 थी वो क्या हो जाएगी +2। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे लिखते हैं। अब हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 upon 5 होल रेज टू द पावर +2। हमने ये भी देखा था कि a अपॉन b होल रेज टू द पावर अगर n है तो n सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर देखेगा और ब्रैकेट के अंदर देखने के बाद उसे क्या दिखा कि दोनों जो नंबर्स हैं वो किससे बॉन्डेड है, वो है डिवीजन में। किसमें है? डिवीजन में। तो जब पावर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन देखती है तो वो दोनों ही नंबर्स के ऊपर इंडिविजुअली आ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं a रेज टू द पावर n अपॉन b रेज टू द पावर n, यानी जो n पावर है वो दोनों a और b दोनों के ऊपर आ जाएगी। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 2 रेज टू द पावर 2 अपॉन 5 रेज टू द पावर 2, इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद अब ये बहुत सिंपल है क्योंकि 2 रेज टू द पावर 2 का हम आंसर जानते हैं कितना होता है 4 और 5 रेज टू द पावर 2 का आंसर कितना होता है 25। ठीक है, हम देखेंगे 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2 का आंसर कितना होगा 4 अपॉन
5 का आंसर कितना होगा 25। और ये हमारा क्या है मेन डिवाइड। हमने डिविजन्स के कुछ रूल्स में देखा है कि अगर a अपॉन b अपॉन c लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं a इंटू सी अपॉन बी। ठीक है, हम इसे ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? एक और तरीके से समझ सकते हैं, a डिवाइडेड बाय b अपॉन सी। a के नीचे क्या लिखा हुआ है 1 और इसके बाद a अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय c अपॉन b। तो हमारा आंसर क्या आएगा a इंटू सी अपॉन b। इस तरीके से उसको हम क्या लिख सकते हैं 25 अपॉन 4। अगर हम उन ऑप्शंस में से देखें तो हमारा ऑप्शन 25 अपॉन 4 जो कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द रेसिप्रोकल ऑफ 2 upon 5 होल रेज़ टू द पावर माइनस 1 इज। हमें ये कैलकुलेट करना है कि 2 upon 5 होल रेज़ टू द पावर माइनस 1 का आखिर रेसिप्रोकल क्या होगा। तो ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है 2 upon 5, सेकेंड ऑप्शन है 5 upon 2, थर्ड ऑप्शन है -5 upon 2 और फोर्थ ऑप्शन है -2 upon 5। इन ऑप्शंस में से हमें देखना है कि आखिर ये जो क्वेश्चन है वो किससे मैच करेगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। गिवन है 2 upon 5 होल रेज़ टू द पावर माइनस 1। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे फिर किसी नंबर के ऊपर कौन सी पावर है नेगेटिव पावर। तो नेगेटिव पावर अगर किसी नंबर पे है तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा, इसे हम लिख सकते हैं 1 upon 2 upon 5 होल रेज़ टू द पावर पॉजिटिव पावर। इस पावर को हमने क्या कर दिया पॉजिटिव। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है 1 upon, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है उसने अपने ब्रैकेट के अंदर देखा तो उसे पता चला कि ये दोनों नंबर्स किससे डिवीजन से बॉन्डेड है। ठीक है, तो वो क्या करेगी दोनों ही नंबर्स के ऊपर इंडिविजुअली आ जाएगी। इसका मतलब 2 रेज़ टू द पावर 1 और 5 रेज़ टू द पावर 1 और 2 रेज़ टू द पावर 1 और 5 रेज़ टू द पावर 1 का जो आंसर होगा वो कितना होगा 2 upon 5। अभी हमने देखा कि a होल अपॉन b अपॉन c का जो आंसर होता है वो कितना होता है ac अपॉन b। ये डायरेक्टली c कहां चले जाता है न्यूमरेटर में a के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो ये कितना आएगा, अगर हम 5 को डायरेक्टली न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर कितना आएगा 5 upon 2। तो ऑप्शन में से देखें तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ of 10 raised to the power minus 100। 10 raised to the power minus 100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो हमें ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकंड ऑप्शन है 100, थर्ड ऑप्शन है 10 raised to the power 100 और फोर्थ ऑप्शन है 10 raised to the power minus 100। तो हमें चेक करना है कि आखिर 10 raised to the power minus 100 का जो रेसिप्रोकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 10 raised to the power minus 100। इसको हम अगर कन्वर्ट करके लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 1 upon 10 raised to the power plus 100। ठीक है, जो पावर -100 है वो क्या हो जाएगी +100। इसको हमें फर्दर 1 upon लिखना है, क्यों? क्योंकि इसे तो अभी हमने सिर्फ क्या करा है कन्वर्ट। इसका जो दूसरा फॉर्म हम लिख सकते थे, यानी पावर को हमने नेगेटिव से क्या करा है जस्ट पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन इसका हमें फर्दर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल भी होता है। ठीक है, तो हमें इसका रेसिप्रोकल भी करना है। तो दोबारा हम लिखेंगे 1 अपॉन, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसलिए 1 अपॉन के और नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन 10 raised to the power 100। अगर हम इसे देखें तो जो डिनोमिनेटर होता है वो डायरेक्टली कहां जाता है न्यूमरेटर में। ये जो आइडेंटिटी थी ना a अपॉन b अपॉन c को हम लिख सकते हैं ac अपॉन b। जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम कहां कर देते हैं न्यूमरेटर में डायरेक्टली मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो 10 raised to the power 100 होगा। क्यों? क्योंकि 10 raised to the power 100 डायरेक्टली कहां मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, और हमारे नीचे क्या बचेगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, आंसर नंबर 3। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू -3/4 होल रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है कि आखिर ये जो क्वांटिटी है वो किस क्वांटिटी के इक्वल होगी। तो हमारा जो ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है 3/4 होल रेज़ टू द पावर -3, सेकेंड ऑप्शन है -3/4 होल रेज़ टू द पावर -3, थर्ड ऑप्शन है 4/3 होल रेज़ टू द पावर 3 और फोर्थ ऑप्शन है -4/3 होल रेज़ टू द पावर 3। हमें इन चारों में से मैच करना है कि आखिर ये जो क्वांटिटी है वो किसके इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। -3/4 होल रेज़ टू द पावर -3, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम इसे कन्वर्ट करके लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ये जो बेस है उसकी पावर क्या है, नेगेटिव, तो हम इस पावर को क्या कर लेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए हमें जस्ट 1 में इसको लिख देना, -3/4 होल रेज़ टू द पावर, यहाँ पे क्या था -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +3। अगर हम इसे आगे देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/-3 की पावर 3/4 की पावर 3। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर कौन सी टर्म है, -3/4 और उसकी होल पावर कितनी है 3। तो जब ब्रैकेट के अंदर पावर ने देखा कि वहां पे क्या है डिवीजन, तो वो पावर किस पे आ जाएगी, दोनों ही इंडिविजुअल टर्म्स पे आ जाएगी। इसका मतलब -3 की पावर 3 और 4 की पावर 3, इसलिए मैंने इसे ऐसा लिख दिया। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारी जो प्रॉपर्टी थी कि a/b/c, उस वजह से हम इसे लिख सकते हैं, ये जो 4/3 है वो डायरेक्टली कहां जाएगा, न्यूमरेटर पे, तो हम इसे लिखेंगे 4/3 होल अपॉन -3 रेज़ टू द पावर 3। अब जैसे कि अगर मैंने लिखा a/b होल रेज़ टू द पावर n, का जो आंसर होता है वो क्या होता है, a की पावर n अपॉन b की पावर n, क्योंकि ये पावर दोनों पे आ जाती है। इसका मतलब ये है ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल है और ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल है। मतलब अगर दो इंडिविजुअल टर्म्स हैं और उनके ऊपर सेम पावर लगी है, ठीक है, ध्यान देना, अगर a लिखा है और उसके ऊपर n पावर है और b के ऊपर भी n पावर है, तो उस पूरी पावर को हम कॉमन निकाल के ब्रैकेट के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसे फर्दर लिख सकते हैं 4/-3 होल रेज़ टू द पावर 3। ऐसा क्यों करा, क्योंकि दोनों ही नंबर्स में जो पावर थी वो कितनी थी, 3, तो हमें उन दोनों ही नंबर से हमने पूरी पावर को क्या निकाल लिया, कॉमन। इसी वजह से हमारा कौन सा आंसर आया, 4/-3 होल रेज़ टू द पावर 3। अगर हम मैच करें तो 4/-3 होल रेज़ टू द पावर 3, इसका मतलब ये भी है कि 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ओवरऑल साइन इसका कितना आएगा, -4/3। तो इस तरीके से हम -3 को हम लिख सकते हैं -4/3, क्योंकि प्लस माइनस ओवरऑल क्या होता है, माइनस। इसी वजह से इसका आंसर होता -4/3 होल रेज़ टू द पावर 3। अगर हम इनसे मैच करें तो -4/3 होल रेज़ टू द पावर 3, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हमें बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 4/-3 है और 4/-3 को अगर हम इस कंसेप्ट से समझें कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ओवरऑल माइनस किस पे लग जाएगा, 4 पे। इस वजह से हमारा आंसर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होके आया है, तो -4/3 होल रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, -9 होल रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय -9 होल रेज़ टू द पावर 8 इज इक्वल टू। हमें चेक करना है कि आखिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर किस चीज से मैच करेगा। तो हमारे ऑप्शन है 9 रेज़ टू द पावर 5, सेकंड 9 रेज़ टू द पावर -5, थर्ड -9 रेज़ टू द पावर 5, फोर्थ -9 रेज़ टू द पावर -5। स्टार्ट करते हैं। हमें क्या बना, -9 होल रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय -9 होल रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, अगर हम देखें क्या हमारे दोनों बेसिस सेम है, बिल्कुल सेम है, और उनके बीच में क्या लगा हुआ है, डिवीजन का सिंबल। जब हमारे बेसिस सेम होते हैं और बीच में डिवाइड होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सबट्रैक्ट। ठीक है, तो -9 होल रेज़ टू द पावर 3 - 8
और 3 माइनस 8 कितना होता है -5। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर्स की वजह से यहाँ पे -5 आएगा, यानी ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा। इसका मतलब -9 होल रेज़ टू द पावर -5। ये आंसर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? फोर्थ ऑप्शन से। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्यूब ऑफ -1/2 इज इक्वल टू, ऑप्शन में गिवन है 1/8, सेकेंड ऑप्शन है 1/16, थर्ड ऑप्शन है -1/8 और फोर्थ ऑप्शन है -1/16। तो स्टार्ट करते हैं। -1/2, क्योंकि हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है? क्यूब, और क्यूब का मतलब क्या होता है? पावर कितनी होगी? 3। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पावर कितनी होना? 2। ठीक है, इसे हम लिखते हैं a स्क्वायर और इसे हम कहते हैं a क्यूब। ठीक है, तो हमें इस पूरी क्वांटिटी को कितनी पावर पे चढ़ाना है? 3 पावर पे, यानी -1/2 का क्यूब। अगर हम -1/2 का क्यूब करें तो हम ये देखेंगे, हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका है, ये हमारी एक बेस है, ये पूरा हमारा क्या है? बेस, और ये हमारी क्या है? पावर। ठीक है, तो पावर बेस से हमेशा क्या कहती है? पावर बेस से हमेशा ये कहती है कि तुम्हें इतने टाइम्स क्या होना है? मल्टीप्लाई। तो एक तरीका तो ये है, हम इसको 3 बार क्या कर ले? मल्टीप्लाई। तो -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। अगर हम -1/2 -1/2 और -1/2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना होगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी ओवरऑल साइन क्या आएगा? माइनस। और 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1, और 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना आया? -1/8। ठीक है, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका है, ये जो पावर है वो दोनों ही नंबर्स पे इंडिविजुअली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजन सिंबल है, पावर ने जैसे ही देखा कि उसके ब्रैकेट के अंदर क्या है? डिवीजन सिंबल, तो वो पावर दोनों ही नंबर्स पे इंडिविजुअली चढ़ जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, -1 होल रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3। अब -1 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। तो जब हम -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हमने देखा उसका ओवरऑल आंसर कितना आता है? -1। तो -1 अपॉन और 2 रेज़ टू द पावर 3, पावर हमेशा बेस से क्या कहती है? तुम्हें 3 बार क्या होना है? मल्टीप्लाई। तो 2 रेज़ टू द पावर 3 का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 8। दोनों ही मेथड से हमारा आंसर कितना आ रहा है? -1/8। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हमने देखे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अब हम देखेंगे कुछ फिलअप्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 10। हमें कैलकुलेट करना है 10 रेज़ टू द पावर 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम ये देखते हैं कि आखिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो सपोज करिए, सॉल्यूशन 1, सपोज करिए हमने एक नंबर लिया या एक वेरिएबल कंसीडर किया, तो x लिखा हुआ है, इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंपली इस नंबर को हमें क्या कर देना है? 1 के डिनोमिनेटर में लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी अगर मुझसे ये पूछा जाता कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो मुझे सिंपली इसे 1/2 लिख देना है। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है कि 10 रेज़ टू द पावर 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो 10 रेज़ टू द पावर 10, सिंपली हमें क्या करना है? 1/10 रेज़ टू द पावर 10 लिख देना है, 10 रेज़ टू द पावर 10। अब हम इस आंसर को कई दो तरीकों से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला है 1/10 रेज़ टू द पावर 10। एक तरीका तो ये है कि 1 क्योंकि ये पावर बेस से क्या कह रही है कि तुम्हें कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स इससे मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा? बहुत ही लेंथी होगा। इस वजह से मैं उसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, बट अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे वो आंसर आ सकता है। तो एक तरीका हो गया इस आंसर को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, दूसरा तरीका है इसे पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो 1/10 रेज़ टू द पावर 10 को हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर -10। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि x रेज़ टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x रेज़ टू द पावर m के इक्वल होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो उस पावर को अगर हमें पॉजिटिव करना है तो 1 ये पूरी क्वांटिटी हम क्या कर देंगे? डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से हम किसी भी नेगेटिव पावर को क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव। यानी ये दोनों चीजें क्या है? एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अगर हमने यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 10 लिखा है जहां पे पावर पॉजिटिव है, यानी अगर यहाँ पे पावर पॉजिटिव है तो उसकी पावर हम डायरेक्टली क्या कर देंगे? नेगेटिव। तो यहाँ पे पावर कैसी है? नेगेटिव। तो यहाँ पे पावर कैसी है? पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे पावर पॉजिटिव है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 रेज़ टू द पावर -10। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि 10 रेज़ टू द पावर -10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a रेज़ टू द पावर 3 इंटू a रेज़ टू द पावर -10 को हमें कैलकुलेट करना है, आखिर उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है a रेज़ टू द पावर 3 इंटू a रेज़ टू द पावर -10। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि आखिर बेस दोनों जो बेस है हमारे वो क्या है, सेम। जब बेसेस सेम है और बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई, तो जब हमारे बेसेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें उन दोनों पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो a रेज़ टू द पावर 3 इंटू a रेज़ टू द पावर 10 तो हम लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर 3 प्लस, क्योंकि हमें इन पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है, तो 3 प्लस जो दूसरी पावर है वो कितनी है, -10, तो माइनस देखते से हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। a3 प्लस माइनस क्या होगा, -10, 3 माइनस 10 आंसर कितना आएगा, -7। तो हमारा आंसर कितना है, a रेज़ टू द पावर -7। इस नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो वो जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होता है, x की पावर -m इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर m। इस फॉर्मूले को यूज करके हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर 7, यानी इस नेगेटिव पावर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव में। ठीक है, तो a रेज़ टू द पावर 3 इंटू a रेज़ टू द पावर -10 का जो आंसर है वो कितना है, 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर 7 और a रेज़ टू द पावर -7, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है 5 रेज़ टू द पावर 0। तो हमें 5 रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हम ये जानते हैं कि एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1। तो यहाँ पे भी जो नंबर है उसकी पावर कितनी है, 0, तो इसलिए एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसी तरीके से अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन है 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर -5। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 5 और 5 दोनों बेसेस हमारे क्या है, सेम। ठीक है, तो जब बेसेस सेम होते हैं और उन दोनों के बीच क्या लगा होता है, मल्टीप्लिकेशन साइन, तो हमारी पावर्स क्या होती हैं, ऐड अप हो जाती हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 5 होल रेज़ टू द पावर 3 प्लस ये सेकंड पावर कितनी है, -5, ये हमारा मेन एडिशन का साइन है, जब हम पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो 5 रेज़ टू द पावर 3 प्लस माइनस -5, तो 5 रेज़ टू द पावर 3 - 5, 3 - 5 कितना होता है, -2, 5 रेज़ टू द पावर -2। हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 1 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर +2। सिंपली हमें उसे क्या करना है, 1 अपॉन में लिख देना है। तो जो पावर है नेगेटिव वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक्सप्रेशन फॉर द 8 रेज़ टू द पावर -2 एज अ पावर विद द बेस 2, यानी ये जो एक्सप्रेशन लिखा है 8 रेज़ टू द पावर -2, 8 रेज़ टू द पावर -2 को हमें इस तरीके से लिखना है कि इसका बेस जो है वो कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, तो हम कन्वर्ट करके कुछ ऐसा लिखना है कि हमारा जो बेस हो वो कितना हो, 2, और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि जैसे ही हम 8 को 2 के बेस में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पावर इंक्रीज हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि आखिर 8 को हम कैसे 2 के बेस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, इस तरीके से हमने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 को हम देख सकते हैं कि क्या लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 बार। ठीक है, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3, बट हमारी जो होल पावर थी वो कितनी थी, -2, तो हम यहाँ पे ओवरऑल पावर क्या चढ़ाएंगे, -2। तो इस तरीके से हमारा जो बेस था 8 वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, 2 में। और इस पावर के ऊपर पावर, तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो हम एक लॉ यूज करेंगे जिसमें पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n का जो आंसर होगा वो क्या होगा, जब a की पावर m है और उसकी होल पावर कितनी है, n, तो ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी, a रेज़ टू द पावर m इंटू n, यानी हमारी पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस आंसर को कैलकुलेट करेंगे। 8 रेज़ टू द पावर -2 इज इक्वल टू 3 इंटू -2, तो 3 इंटू -2 होता है -6। तो हमारा आंसर क्या आया, 8 को हमने लिखा 8 रेज़ टू द पावर -2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर -6। इस नेगेटिव पावर को हम फिर पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 अपॉन 2 की पावर 6। यहाँ पे जो नेगेटिव पावर है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, पॉजिटिव पावर में। तो इस तरीके से 8 रेज़ टू द पावर -2 को
2 के बेस में हमने क्या लिखा 1/2 रेज़ टू द पावर 6। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 3 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 6 रेज़ टू द पावर -2 और होल पावर कितनी है -1। इस वैल्यू को हमें क्या करना है कैलकुलेट। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं 4 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 3 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 6 रेज़ टू द पावर -2 होल ब्रैकेट पावर -1। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस नंबर की पावर कितनी है -1, इस नंबर की पावर कितनी है -1 और इस नंबर की पावर कितनी है -1 सॉरी -2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव पावर को x रेज़ टू द पावर -m इक्वल टू 1/x रेज़ टू द पावर m। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम नेगेटिव पावर्स को क्या करेंगे पहले पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, तो हम इन पावर्स को पॉजिटिव करके इसके फॉर्म में लिखते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 1/4 रेज़ टू द पावर 1। तो 1 को हम जनरली शो नहीं करते। ठीक है, फिर आते हैं 1/3 प्लस 1/6 रेज़ टू द पावर 2। क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी थी -2 तो हमने इसे लिख लिया 1/6 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, और होल पावर कितनी है -1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पहले 6 रेज़ टू द पावर 2 को सॉल्व करना है। तो 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/6 रेज़ टू द पावर 2 का आंसर कितना होगा 36 होल रेज़ टू द पावर -1। अब हम यहाँ पे एलसीएम के थ्रू इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/36 होल रेज़ टू द पावर -1। इसको हमें एलसीएम के थ्रू सॉल्व करना है। तो 4, 3 और 36 से हम कंबाइंड एलसीएम निकालेंगे। 4, 3, 36 2 2 जा 4 18 2 जा 36 2 1 जा 2 3 2 9 जा 18 3 1 1 3 3 जा 9 3 1 1 1। तो हमने इसका एलसीएम निकाला। तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा है 2 into 2 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। तो हमारा ओवरऑल एलसीएम कितना है 36। ठीक है, तो हम यहां पे देख सकते हैं ओवरऑल एलसीएम कितना है 36। 4 डिवाइडेड बाय 36 कितना होगा 9। तो हम उस 9 को यहां पे लिखेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 36 कितना होगा 12। तो उस 12 को हम यहां लिखेंगे। और 36 डिवाइडेड बाय 36 कितना होगा 1। तो उसको हम क्या लिखेंगे यहां पे रेज़ टू द पावर -1। 9 प्लस 12 9 प्लस 1 10 और 10 प्लस 12 कितना होगा 22। ठीक है, तो 22/36 होल रेज़ टू द पावर -1। 22/36 होल रेज़ टू द पावर -1। क्योंकि ये पावर नेगेटिव में है इस पावर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। ठीक है, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे जस्ट इसके अपॉन में लिख देंगे और इसकी पावर को क्या कर देंगे पॉजिटिव। तो 22/36 क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव 1 है यहां पे हम पॉजिटिव 1 लिखेंगे लेकिन पॉजिटिव 1 को जनरली शो नहीं किया जाता। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आएगा ये 36 न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। इस वजह से हमारा आंसर आएगा 36/22। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की हमने वैल्यू कैलकुलेट करी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 1/36 विद द बेस 6। यानी 1/36 को हमें इस तरीके से लिखना है कि उसका बेस कितना हो 6। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1/36। पहली चीज ये कि 36 को हम लिख सकते हैं 6 रेज़ टू द पावर 2। यानी 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर कितना आएगा 36। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1/6 रेज़ टू द पावर 2। अब क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है कि हमारा बेस कितना होना चाहिए 6, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/6 रेज़ टू द पावर 2। तो क्या मैं इसे नेगेटिव पावर में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हम x रेज़ टू द पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x की पावर n। यानी 1/x की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर -m। यानी अगर 1/ समथिंग रेज़ टू द पावर दिया गया है तो हम उसे लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर नेगेटिव जो उसकी पावर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे 6 रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो हम एक और तरीके से देख सकते हैं 6 रेज़ टू द पावर -2 को हम अगर कन्वर्ट करके लिखेंगे पॉजिटिव फॉर्म में तो वो कितना आएगा? तो 1/6 रेज़ टू द पावर 2। अगर 1/6 रेज़ टू द पावर -2 1/6 रेज़ टू द पावर 2 के इक्वल है, इसका मतलब
1 अपॉन 6 रेज टू द पावर 2 किसके इक्वल होगा 6 रेज टू द पावर -2 के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 6 के फॉर्म में से लिख लिया, यानी हमारा बेस कितना रहा 6 और उसकी पावर कितनी है -2, तो 1 अपॉन 36 को हमने लिखा 6 रेज टू द पावर -2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, ऑन डिवाइडिंग 8 रेज टू द पावर 5 बाय समथिंग वी गेट 8। ठीक है, तो वो हमें उस समथिंग की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे फ्रेम कर लेते हैं कि आखिर मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखेंगे। तो ऑन डिवाइडिंग 8 रेज टू द पावर बाय 8 रेज टू द पावर 5 बाय समथिंग, तो उस समथिंग को ऑन डिवाइडिंग 8 रेज टू द पावर 5 बाय समथिंग वी गेट 8। ठीक है, तो 8 रेज टू द पावर 5 को हमें किसी चीज से डिवाइड करना है। ठीक है, किसी समथिंग से डिवाइड करना है, तो उस समथिंग को हम क्या सपोज करें, तो उस समथिंग को हम सपोज करेंगे x, यानी 8 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय समथिंग वी गेट हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, हमें मिल रही है वैल्यू 8। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 8, क्योंकि गेट या फिर गेटिंग या फिर रिजल्ट्स, इन सारे वर्ड्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, इज इक्वल टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो 8 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय समथिंग गिव्स 8 या फिर गेट्स 8। हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, आखिर वो समथिंग जो सपोज करा है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सिंपली हम इसे लिख लेंगे 8 रेज टू द पावर 5 अपॉन x, क्योंकि डिवाइड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से हम उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 8। अब हमें ये देखना है कि x की वैल्यू क्या है, तो अगर हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो x को हम यहां शिफ्ट कर देंगे और 8 को हम यहां पे शिफ्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है 8 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू, क्योंकि जब ये डिवाइड में लिखा हुआ है और ये जब राइट हैंड साइड जाएगा तो 8 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसका मतलब 8 इंटू एक्स। लेकिन हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, x की, तो यहां से 8 को शिफ्ट करना पड़ेगा। 8 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो 8 रेज टू द पावर 5 अपॉन 8 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड के मेन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, किसके फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में। तो अगर हम इसे फर्दर आगे देखें तो 8 रेज टू द पावर 5, इस डिवाइड के सिंबल को हम रियल डिवाइड के सिंबल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखा है, हम इसे डिवाइड के सिंबल के थ्रू लिखेंगे। डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, यहां पे कितना लिखा है, x, यहां पे 8 की पावर कितनी है, क्योंकि वो पावर शो नहीं है, इसका मतलब ये है कि वहां पे पावर कितनी है, 1। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख दिया 1। अब दोनों हमारे बेसिस क्या है, सेम। जब बेसिस सेम होते हैं और उन दोनों के बीच में कौन सा साइन होता है, डिवीजन का सिंबल होता है, तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट। ठीक है, तो 5 माइनस 1, 8 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू x। 8 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 कितना होगा, 8 रेज टू द पावर 4। हमारे x की वैल्यू कितनी आई है, 8 रेज टू द पावर 4, यानी जो हमने समथिंग सपोज करा था उसकी वैल्यू कितनी है, 8 रेज टू द पावर 4। तो इस तरीके से ऑन डिवाइडिंग 8 रेज टू द पावर 5 बाय 8 रेज टू द पावर 4 वी गेट 8। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट करा कि आखिर वो समथिंग क्या था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है, बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे डिवाइड था, ऑन डिवाइडिंग था, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो हमें सिर्फ यहाँ पे सिंबल का चेंज करना है और बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन मल्टीप्लाइंग समथिंग। ठीक है, जो भी यहाँ पे ब्लैंक रहेगा उसे हम क्या सपोज करेंगे, समथिंग। ऑन मल्टीप्लाइंग समथिंग बाय 2 रेज टू द पावर -5 वी गेट 2 रेज टू द पावर 5। बिल्कुल सेम वे में हमें इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेना है। ऑन डिवाइडिंग, ऑन मल्टीप्लाइंग समथिंग, तो उस समथिंग को हमने क्या कर लिया, सपोज x मल्टीप्लाइंग बाय 2 रेज टू द पावर 5। ऑन मल्टीप्लाइंग समथिंग बाय 2 रेज टू द पावर 5 वी गेट 2 रेज टू द पावर 5। यानी हमें ये कैलकुलेट करना है कि आखिर किसी 2 रेज टू द पावर 5 में हमने कुछ मल्टीप्लाई करा और हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2 रेज टू द पावर 5। तो आखिर वो क्वांटिटी क्या है जिसको 2 रेज टू द पावर -5 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर कितना आ जाए, 2 रेज टू द पावर 5। तो देखते हैं हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की। और ये जो 2 रेज टू द पावर -5 है ये यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। तो जब हम इसे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, डिवीजन में। तो 2 रेज टू द पावर -5, 2 रेज टू द पावर -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, जब हमने उसे राइट हैंड साइड भेजा तो वो किस में आ गया, डिवीजन में। x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बेसिस सेम है, हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इस डिवाइड की लाइन को हम किस में कन्वर्ट कर लें, डिवीजन के सिंबल में। ठीक है, तो मैं उसी तरीके से सॉल्व करता हूं। 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर -5। इस तरीके से सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है।
x इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे बेसिस सेम है और दोनों के बीच में डिवीजन सिंबल है तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 रेज़ टू द पावर 5 प्लस माइनस 5, ये हमारा मेन प्लस है और ये क्या है, माइनस, सॉरी डिवीजन में हमारी पावर क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है। तो 2 रेज़ टू द पावर 5 माइनस ऑफ माइनस 5, ठीक है, ये हमारा मेन माइनस है और यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, -5, ठीक है। तो 2 रेज़ टू द पावर 5 माइनस ऑफ -5, इसे अगर हम फर्दर देखें, x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 5, तो x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 10। तो हमारी जो समथिंग हमने सपोज करा था उसकी वैल्यू कितनी है, 2 रेज़ टू द पावर 10। इस तरीके से हमने कैलकुलेट करा कि अगर 2 रेज़ टू द पावर 10 को हम 2 रेज़ टू द पावर -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 रेज़ टू द पावर 5। इसको हम वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। हमारे x की वैल्यू कितनी आई है, 2 रेज़ टू द पावर 10। अगर यहां पे रखने पे अगर ये इक्वेशन LHS इज इक्वल टू RHS के इक्वल आती है तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक बार चेक करके देखते हैं, हमारे x की वैल्यू कितनी है, 2 रेज़ टू द पावर 10, तो हम इसे क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। तो 2 रेज़ टू द पावर 10 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -5 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। क्योंकि दोनों बेसेस हमारे सेम है और उनके बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, तो हमारी दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 रेज़ टू द पावर 10 मेन प्लस माइनस ऑफ 5, सेकंड पावर कितनी थी, -5 और 10 प्लस ब्रैकेट ऑफ -5 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 5। 2 रेज़ टू द पावर 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 10 माइनस 5 कितना होगा, 5। तो 2 रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 5। हमारे यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS के इक्वल आ रहा है, दैट मींस हमारी जो वैल्यू आई है 2 रेज़ टू द पावर 10 वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आखिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और अगर इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं या फिर उस समथिंग की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब of -2, find the product of the cube of -2 and the square of 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले हमें समझना है कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, यानी हमें दो क्वांटिटीज का क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ -2। तो क्यूब ऑफ -2 का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हमें ये लिख लेना है कि क्यूब ऑफ -2 का मतलब क्या होता है। अगर मैं लिखूं क्यूब ऑफ 2 तो इसका मतलब है कि हमें 2 का क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्यूब ऑफ -2 को हम क्या लिख लेंगे, -2 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो एंड द स्क्वायर ऑफ 4, यानी 4 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो हमें इसका क्या करना है, 4 का स्क्वायर, और हमें इन दोनों क्वांटिटीज का क्या करना है, प्रोडक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ -2 एंड स्क्वायर ऑफ 4। तो 4 का स्क्वायर कितना करा, 4 स्क्वायर, और -2 का क्यूब कितना है, -2 क्यूब। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, -2 क्यूब इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो -2 का क्यूब यानी -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। तो -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा -8 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और -8 इंटू 16। इस तरीके से अगर हम आगे देखें तो 16 8 का कितना होता है, 8 6 का 48 एंड 8 1 8 128। तो हमारा आंसर कितना है, -128। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। हमें सिंप्लीफाई करना है 9 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 27 इंटू t रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर -2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू t रेज़ टू द पावर 2। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यानी हमें इधर कुछ कैंसिलिंग करनी है और कैंसिलिंग करके हमें एक सिंपल आंसर को लाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 9 रेज़ टू द पावर 3 को हम 3 के फॉर्म में लिखेंगे, यानी 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। इसका मतलब 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2। तो 9 को एक और चीज लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2। उस 3 रेज़ टू द पावर 2 को हम 9 की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं आगे 3 रेज़ टू द पावर 2 होल रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि हमने सिर्फ अभी 9 को क्या लिखा है, 3 रेज़ टू द पावर 2, और उसकी होल पावर कितनी थी, 3।
तो इस वजह से 9 को हमने लिखा 3 रेज़ टू द पावर 2 होल पावर 3 इंटू, अब हम 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारा आंसर कितना आएगा 27। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 3, तो 27 की जगह हम क्या लिख देंगे 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू t रेज़ टू द पावर 4 होल अपॉन 3 रेज़ टू द पावर -2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू t रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थ्री रेज़ टू द पावर 2 होल रेज़ टू द पावर 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 6। यहां पे पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू t रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू t रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 और 3 दोनों बेसिस क्या है सेम, और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है मल्टीप्लीकेशन, यानी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 9, क्योंकि 6 प्लस 3 कितना होगा 9 इंटू t रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर -3 और 3 रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पे भी क्या है दोनों बेसिस सेम है और उन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन साइन, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, -3 प्लस 4 आंसर कितना आएगा 1, तो 3 रेज़ टू द पावर 1 इंटू t रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि पावर हमेशा बेस से क्या कहती है, पावर बेस से हमेशा ये कहती है कि तुम्हें इतनी बार क्या होना है मल्टीप्लाई। इसी तरीके से t रेज़ टू द पावर 4 का मतलब क्या होगा, t को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 4 बार, और 3 रेज़ टू द पावर 1 मतलब 3 एज इट इज, और t रेज़ टू द पावर 2 मतलब t को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 बार, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 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 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू t रेज़ टू द पावर 4 t इंटू t इंटू t इंटू t होल अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 1 यानी 3 एज इट इज इंटू t रेज़ टू द पावर 2, t रेज़ टू द पावर 2 का मतलब t को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 बार, तो t इंटू t। अब हम ये देखेंगे कि आखिर कौन सी चीजें यहाँ पे कैंसिल हो सकती हैं, तो एक t से एक t कैंसिल, एक और t से एक और t कैंसिल, और एक 3 से एक 3 कैंसिल। अब हम ये काउंट करेंगे कि आखिर कितनी चीजें कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 3 रेज़ टू द पावर 8 इंटू, और यहाँ पे कितना है t इंटू t, ठीक है, तो t रेज़ टू द पावर 2। तो हमारा बहुत ही सिंप्लीफाइड आंसर है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो 3 रेज़ टू द पावर 8 इंटू t रेज़ टू द पावर 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/13 होल रेज़ टू द पावर 4 इंटू 13/7 होल रेज़ टू द पावर 2 इंटू 7/4 होल रेज़ टू द पावर 3। इसको सिंपली हम क्या करेंगे, किसी बेस की कोई पावर है तो पावर बेस से क्या कहती है तुम्हें इतनी बार क्या होना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4/13 को कितनी बार मल्टीप्लाई होना है 4 टाइम, तो 4/13 इंटू 4/13 इंटू 4/13 इंटू 4/13 इंटू 13/7 को कितनी बार मल्टीप्लाई होना है 2 बार, ठीक है। तो 13/7 इंटू 13/7 इंटू 7/4 को कितनी बार मल्टीप्लाई होना है 3 बार, तो 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कैंसल आउट करना है कि कौन सी चीज किस चीज से कैंसल आउट हो रही है। तो 4 से एक 4 कैंसिल, एक और 4 से एक और 4 कैंसिल, एक और 4 से एक और 4 कैंसिल, ठीक है। अब 7 से एक 7 कैंसिल हो सकता है, एक और 7 से एक और 7 कैंसिल हो जाएगा, एक 13 से एक 13 और एक और 13 से एक और 13। तो ऊपर की तरफ हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची है, ऊपर की तरफ हमारे पास 4 और क्या बचा है 7, ठीक है। तो 4 इंटू 7 अपॉन नीचे की तरफ 13 इंटू 13 इंटू 13, इसका मतलब 13 रेज़ टू द पावर 2। तो इस तरीके से हमारा जो ओवरऑल आंसर आया वो 28/169। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5 होल रेज़ टू द पावर 2x प्लस 6 इंटू 2/5 होल रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2/5
होल रेज टू द पावर x प्लस 2। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ हमें कैलकुलेट करनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें कंपैरिजन ऑफ पावर्स का यूज करना पड़ेगा, जो कि हमने पावर और एक्सपोनेंट में पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हमारे दोनों बेसिस सेम है? बिल्कुल। तो जब बेसिस सेम होते हैं और उन दोनों के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन साइन, तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड अप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2/5 होल रेज़ टू द पावर 2x प्लस 6 प्लस 3, क्योंकि हमारे इस बेस की पावर कितनी थी, 2x प्लस 6, और जो दूसरा बेस है उसकी पावर कितनी है, 3। तो हमने दोनों पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। 2/5 होल रेज़ टू द पावर x प्लस 2। अब यहां पे लिखा है 2/5 होल रेज़ टू द पावर 6 प्लस 3, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ऐड। तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 2/5 होल रेज़ टू द पावर x प्लस 2। ठीक है, अब क्योंकि हमारे दोनों बेसिस सेम हो चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा कितना है 2/5 और राइट हैंड साइड भी कितना है 2/5, तो जब हमारे दोनों बेसिस इक्वल हो जाते हैं तो अब हम यहां पे लिखते हैं कि सिंस द बेसिस आर सेम then the powers can be equated, यानी पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इक्वेट करने का मतलब ही होता है इक्वल करना। ठीक है, तो हमारी पावर लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी पावर है, 2x प्लस 9, और राइट हैंड साइड कौन सी पावर है, x प्लस 2। अब हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का सिंपल कंसेप्ट लगा के x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये नॉर्मल इक्वेशन है, ट्रांसपोजिशन का यूज करके हम यहाँ पे x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2x, वेरिएबल्स एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 2 माइनस 9 को जब हमने वहां शिफ्ट किया तो कौन सा साइन आया उसके साथ, नेगेटिव साइन। 2x माइनस x कितना होता है, x, और 2 माइनस 9 कितना होता है, -7। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आई है, -7। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं x की वैल्यू कंपैरिजन ऑफ पावर्स का यूज करके। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -6/7 होल रेज़ टू द पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, कंपैरिजन ऑफ पावर्स। बट कंपैरिजन ऑफ पावर का यूज करते समय हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज का जो याद रखना है वो ये है कि हमारे LHS का जो बेस है वो RHS के बेस के क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी जाके हम पावर्स का क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर LHS और RHS को हम इक्वल कैसे बनाएंगे, दोनों के बीच इक्वल कैसे रखेंगे। तो हम ये जानते हैं कि एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 उसका आंसर कितना आएगा, 1। तो हम कैसे इसको 6/7 के इक्वल ला सकते हैं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं -6/7 होल रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर क्या आने वाला है, 1। तो मैंने सपोज करा कि -6/7 रेज़ टू द पावर 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1। इस कंडीशन को यूज करूंगा मैं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। -6/7 होल अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 को मैं लिख सकता हूं -6/7 होल रेज़ टू द पावर 0। अब हमारा जो LHS का बेस है और जो RHS का बेस है, दोनों बेसिस क्या हो चुके हैं, इक्वल। ठीक है, जब बेसिस हमारे इक्वल हो जाते हैं सो वी कैन इक्वेट द पावर। तो अब हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारे LHS की जो पावर है वो कितनी है, x माइनस 7, और RHS की जो पावर है वो कितनी है, 0। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की। ठीक है, तो 7 को हम कहां शिफ्ट कर देंगे, राइट हैंड साइड, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना होगा, x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, याद हमें ये रखना है कि जब भी हमारे क्वेश्चन के इज इक्वल टू में 1 आ जाए और कंपैरिजन ऑफ पावर जैसी कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो हमें हमेशा किस प्रॉपर्टी का यूज करना है, एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड जो बेस लिखा है उस बेस को लिख के हमें उसकी पावर को क्या चढ़ाना है, 0। तो इस चीज को यूज करके हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a is equal to -1, b is equal to 2, then find
वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इफ a is equal to -1, b is equal to 2, then find the value of following। तो पहली चीज जिसको हमें कैलकुलेट करना है वो है a की पावर b प्लस b रेज़ टू द पावर a। इस वैल्यू को हमें क्या करना है, कैलकुलेट। तो सिंपली हमें a और b की वैल्यू को इस क्वेश्चन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे a की वैल्यू कितनी है, -1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a और उसकी पावर कितनी है b, और b की वैल्यू क्या है हमारी 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 प्लस, अब हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है b, तो b कितना है 2 और उसकी पावर हमें कितनी रखनी है a, और a की पावर कितनी है -1। तो इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। ठीक है, हम देखते हैं इसे आगे कैसे सॉल्व करना है। -1 की पावर 2, दैट मींस -1 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। तो -1 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना होगा, +1। ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 1 1 से कितना होता है 1, इसलिए हमारा आंसर कितना आया, +1। तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर -1। तो 2 रेज़ टू द पावर -1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 रेज़ टू द पावर -1 को 2 रेज़ टू द पावर -1 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 1। हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो कि वही है x रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर m। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 रेज़ टू द पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 1, और 1 का क्योंकि कोई सेंस नहीं होता इसलिए ये अल्टीमेटली क्या बन चुका है, 1 अपॉन 2। ठीक है, तो हमने इसे लिखा 1 अपॉन 2। अगर हम देखें तो इस 1 के नीचे एक 1 पहले से मौजूद है, क्योंकि किसी भी खाली नंबर के नीचे हमेशा नीचे क्या होता है, 1। ठीक है, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं या फिर एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 1 2 प्लस 1 अपॉन 1 2 2, तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना है, 3 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट करा कि a की पावर b प्लस b की पावर a का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 3 अपॉन 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का सेकंड पार्ट है जिसे हमें सॉल्व करना है, तो देखते हैं वो पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है a रेज़ टू द पावर b माइनस b रेज़ टू द पावर a। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस किसका है, साइन का। साइन कौन सा है, माइनस का। तो a कितना, a की वैल्यू कितनी है, -1 होल रेज़ टू द पावर, b की वैल्यू कितनी है 2 माइनस b की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, दोबारा -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 का जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑलवेज 1, क्योंकि जब भी हमारे किसी भी बेस पे इवन पावर चढ़ी हो और अगर हमारा बेस एक नेगेटिव नंबर है तो हमेशा उसका आंसर कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। तो हमारा आंसर कितना आया, 1 माइनस 2 रेज़ टू द पावर -1 को हमने अभी देखा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 1, और 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 1 को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन 2। तो इसको यूज करेंगे हम और हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2। इसको फिर से हम देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 1 अपॉन 2। तो हमारे a रेज़ टू द पावर b माइनस b रेज़ टू द पावर a का जो आंसर है वो कितना है, 1 अपॉन 2। ठीक है, एक और पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है a रेज़ टू द पावर b इंटू b रेज़ टू द पावर a। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें a की वैल्यू लेनी है, तो a की वैल्यू कितनी है, -1 होल रेज़ टू द पावर, b की वैल्यू कितनी है 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू कितनी है -1। -1 की पावर 2, दैट मींस 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर कितना आएगा, 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -1। 2 रेज़ टू द पावर -1 क्या होता है, 1 अपॉन 2। ठीक है, और इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, तो हमारा आंसर कितना आया, 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से a रेज़ टू द पावर b इंटू b रेज़ टू द पावर a का जो आंसर है वो कितना है, 1 अपॉन 2। हम एक और पार्ट को देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट है a रेज़ टू द पावर b डिवाइडेड बाय b रेज़ टू द पावर a। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, -1 रेज़ टू द पावर b की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाय b कितना है 2 और a की वैल्यू कितनी है, -1। -1 की पावर 2, इसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर -1। तो 2 रेज़ टू द पावर -1 कितना होता है, 1/2। ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाय 1/2, इसको हम अगर
सिंपल सिंपल फॉर्म से सॉल्व करें तो बहुत ही सिंपल है, 1/1 इंटू 2/1। यहां हम क्या कर देंगे, जैसे ही ये साइन डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो ये जो नेक्स्ट चीज लिखी होती है ये क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 2/1। तो हमारे a रेज़ टू द पावर b डिवाइडेड बाय b रेज़ टू द पावर a का जो आंसर है वो कितना है, 2/1, दैट मींस 2। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर a और b की वैल्यू गिवन है और हमें 3 से 4 फॉर्म गिवन है जहां पे a और b का थोड़ा सा मैनिपुलेशन हुआ है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है।